नमस्कार आप सभी को। डे 10 की वीडियो के साथ मैं आज आ गई हूँ, जो एमसीक्यूज़ की वीडियो है। और अभी शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो है अगर कोई सजेशन है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। Question number 1. A 15-year-old female with a history of depression is rushed to emergency department after ingesting 15 tablet of maximum strength of acetaminophen. Acetaminophen क्या है? पैरासीटामोल का दूसरा नाम है ना? PCM. After 45 minutes ago in a suicide attempt. The patient's vital signs are stable, but she is visibly anxious and tearful. Which of the following order should the nurse prioritize and carry out first? ये देखिए, एसिटामिनोफेन यानी पीसीएम की पॉइजनिंग हुई है, तो इनमें से क्या करेंगे? ऑप्शन ए, परफॉर्म गैस्ट्रिक लवाज, बी, एडमिनिस्टर एसिटाइल सिस्टीन ओरली, सी, हैव द पेशेंट ड्रिंक एक्टिवेटेड चारकोल, एंड डी, स्टार्ट आईवी डेक्सट्रोज। पॉइजनिंग है तो उसका एंटीडोट पहले देंगे। लवाज भी इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन लवाज भी हम परफॉर्म करेंगे, लेकिन सबसे पहले होगा कि उसको एंटीडोट देना है। और एसिटामिनोफेन का एंटीडोट क्या होता है? एसिटाइल एन एसिटाइल सिस्टीन। सो बी, एडमिनिस्टर एसिटाइल सिस्टीन इज द करेक्ट आंसर इन केस ऑफ एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग। सो बी इज द करेक्ट आंसर हियर. Next question. A 39-year-old male patient is admitted to emergency department with dyspnea, tachypnea and pink frothy sputum. The nurse determines that the patient is experiencing. इनमें से पेशेंट क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? पेशेंट डिस्नेटिक है, टिक्कीपिनिक है और पिंक और फ्रोदी स्पूटम जो है पेशेंट को आ रहा है। पिंक स्पूटम किसकी वजह से आ रहा है कि जो है ब्लीडिंग हो रही है पल्मोनरी एरिया में, और फ्रोदी स्पूटम वही कि प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा बिल्ड हो रहा है, जिसकी वजह से स्पूटम जो है वो फ्रोदी हो रहा है। तो इनमें से कौन सी कंडीशन होगी? ये होगी पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होता है कि लंग की कोई भी जो वेसल है उसमें एम्बोलाई जो है वो फंस गया है, जिसकी वजह से क्या होगा? जब किसी भी वेसल में यहाँ एम्बोलाई जो है वो आ गया है, तो जो ऑक्सीजन का फ्लो है वो किसी भी एरिया में क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और जो प्रेशर बिल्ट होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। जब नैरो कोई चीज हो गई है तो प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। पाइप ही ले लीजिए, ठीक है, एक पाइप है, अगर उसका आप आगे से एंड बंद कर देते हैं तो अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना? तो इसी तरीके से यहाँ भी क्या हो रहा है? एम्बोलाई की वजह से प्रेशर बहुत बढ़ रहा है लंग्स के अंदर, और ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो बढ़ा हुआ प्रेशर क्या कर सकता है? जो वेसल्स है उनको रप्चर कर सकता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाएगी, और ब्लीडिंग के कारण ये स्पूटम कैसा होगा? पिंक कलर का होगा। सो सी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज द करेक्ट आंसर. A patient is brought to the emergency department after RTA. The patient's motor score is 2 on GCS. This means the patient response is. जब मैंने आपको पढ़ाया था ये, उस टाइम पे आपको निमोनिक्स बताई थी इसको लर्न करने के लिए कि आप कैसे लर्न कर सकते हैं। मोटर रिस्पॉन्स के लिए मैंने बताई थी, पूरा देखने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। मोटर रिस्पॉन्स के लिए जो मैंने निमोनिक्स बताई थी वो थी कांट लिव विदाउट फैंस, विदाउट फैन, C, L, W, F, A and N. C4 मैंने बताया था ओबे कमांड। C से कमांड, C से ओबे कमांड है, तो कितने नंबर देंगे? 6 नंबर देंगे। L, लोकलाइज टू पेन, अगर पेन को लोकलाइज कर रहा है तो 5। देन विड्रॉज टू पेन, पेन से विड्रॉ कर रहा है 4। देन एबनॉर्मल फ्लेक्शन, एबनॉर्मल एक्सटेंशन एंड देन नो रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है? एबनॉर्मल फ्लेक्शन को बोलते हैं डीकॉर्टिकेट,
और एबनॉर्मल एक्सटेंशन को बोलते हैं डिसेरिब्रेट। कैसे याद रखने के लिए बोला था, ई में एक्सटेंशन में ई होता है, डेसेरिब्रेट में कई बार ये आता है DCE, तो यहाँ 2 ई आता है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो एबनॉर्मल एक्सटेंशन का दूसरा नाम है डिसेरिब्रेट रेस्पॉन्स। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा कि पेशेंट का कैसा रेस्पॉन्स है, डिसेरिब्रेट रेस्पॉन्स ए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ ल्यूकीमिया एक्सेप्ट, ल्यूकीमिया का कौन सा फीचर नहीं होता है, एनीमिया ल्यूकीमिया में प्रेजेंट होता है, आरबीसीज का काउंट डिक्रीज हो जाता है, न्यूट्रोपीनिया होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी होता है, सिर्फ पॉलीसाइथीमिया नहीं होता है। पॉलीसाइथीमिया क्या कंडीशन है, जहां आरबीसीज का साइज आरबीसीज का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जिसकी वजह से ब्लड कैसा हो जाता है, बहुत थिक हो जाता है। तो जब पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज में जनरली होता है कि जब आरबीसी बहुत थिक हो जाता है तो पेरिफेरी तक क्या है, खून नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से क्या है, ब्लूइश, साइनोसिस, ये सारी वगैरह सिम्टम्स पेशेंट को देखने को मिल सकती है। तो ये ल्यूकीमिया का फीचर नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर यहाँ पे है बी, पॉलीसाइथीमिया। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद थायराइड स्टोम। थायराइड स्टोम क्या होता है, जब जो थायराइड ग्लैंड है वो एबनॉर्मल अमाउंट में जो है T3 और T4 को सिक्रीट करने लग जाता है, जिसकी वजह से जो थायराइड हॉर्मोन्स हैं उनका लेवल ब्लड में बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो इनमें से कौन सा ड्रग नहीं देते, एस्पिरिन नहीं देते हैं। एस्पिरिन क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, बाइंड करते हैं किसके साथ, T3 और T4 के साथ, और इनका क्या काम होता है, T3 और T4 के साथ बाइंड करके उनको रिस्पेक्टिव टिश्यूज में जहां इनकी जरूरत है, जहां पे ये काम आते हैं, वहां पे लेके जाना। अब जो एस्पिरिन होता है वो इस पार्ट पे एक्ट करता है, इस पार्ट को हिंडर कर देगा, ठीक है। तो प्रोटीन क्या नहीं हो पाएंगे, इनके साथ बाइंड नहीं हो पाएंगे। जब प्रोटीन इनके साथ बाइंड नहीं हो पाएंगे तो ये क्या है, ये तो खुले घूमेंगे ब्लड में, T3 T4 T3 T4 T3 T4। तो इससे क्या हो गया, ब्लड में जो लेवल है इनका वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ है, जिसको थायराइड स्टोम भी बोलते हैं, थायराइड टॉक्सिकोसिस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ड्रग नहीं देना है, एस्पिरिन नहीं देना है, डी इज द करेक्ट आंसर है। Which of the following condition is an example of acute organic mental disorder? Acute organic mental disorder delirium का भी नाम है, दूसरा नाम है। डिलीरियम क्या होता है, सडन ऑनसेट हो जाता है, जब मेमोरी लॉस, डिसओरिएंटेशन, ये सारी चीजें पेशेंट को देखने को मिलती है। सो डिलीरियम इज अनदर नेम फॉर ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर बी। नेक्स्ट, a nurse is analyzing serum laboratory report. A client is diagnosed with lung cancer that has been metastasized to pelvic bone. लंग कैंसर है जो pelvic bone तक पहुंच गया है, कौन सी लेबोरेटरी फाइंडिंग एक्सपेक्टेड होगी। अब जो कैंसरस सेल्स हैं वो ऑस्टियोक्लास्ट, जो बोन को ब्रेक करने वाली चीजें हैं, उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। और बोन में तो क्या भरा हुआ होता है, कैल्शियम भरा है। जब ऑस्टियोक्लास्ट सेल ज़्यादा वर्क करेंगे तो कैल्शियम क्या होगा, बोन से बाहर की तरफ आने लग जाएगा। तो अगर सीरम में कैल्शियम की बात करेंगे तो वो एलिवेटेड मिलेगा और बोन का कैल्शियम कम होने लग जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी फाइंडिंग एक्सपेक्टेड होगी, ए, एलिवेटेड कैल्शियम। नेक्स्ट, a patient has underwent C5 C6 anterior cervical dissectomy. Which priority nursing diagnosis should a nurse document? अब यहाँ C5 C6 से जो है लॉन्ग थोरेसिक नर्व निकलती है, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी वाले पार्ट को देखती है। तो यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट केयर प्लान रहेगा, पोटेंशियल इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन, स्किन इंटीग्रिटी, रिस्क फॉर इन्फेक्शन एंड पोटेंशियल इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न पेशेंट का होगा, तो उससे रिलेटेड जो है केयर रहेगी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। Nurse is assessing a patient who visited OPD with tentative diagnosis of hematological disorder. हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है पेशेंट को, उसको जो है नोटिस किया स्मूथ रेड टंग है, अल्सर्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी फाइंडिंग इज मोस्ट लाइकली इन द पेशेंट। ऐसे पेशेंट जो है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में ये कॉमन फीचर देखने को मिलता है, स्मूथ एंड रेडन टंग। तो ये यहाँ पे होगा लो हीमोग्लोबिन, मतलब आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया जो है पेशेंट का डायग्नोसिस होगा।
आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि पेशेंट की टंग कैसे होते हैं, स्मूथ और रेड हो जाती है. सो ए इज द करेक्ट आंसर. AFP is elevated in which of the following condition? Normal level of AFP रहता है less than 20 नैनोग्राम पर ml. और जो है AFP अल्फा फेटोप्रोटीन कौन सी कंडीशन में एलिवेट होता है? ये जर्नली जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड डिफेक्ट हैं, ठीक है, जो हमारे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं उनमें अल्फा फेटोप्रोटीन का लेवल एलिवेटेड होता है. तो अगर ये लेवल 400 या उससे ऊपर हो जाता है तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि होने वाले बच्चे को क्या है, स्पाइनल बाइफिडा या फिर मेनिंजोमायोसिल, कोई भी डिफेक्ट हो सकता है न्यूरल ट्यूब का. सो यहाँ पे आंसर रहेगा डी, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा. Then abnormal copper accumulation is seen in which of the following condition? ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है. ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज वो डिजीज होती हैं जहाँ पे दोनों पेरेंट्स क्या हैं, कैरियर हैं. ना माँ को सिम्टम है ना जो है पिताजी को सिम्टम है, लेकिन जो बच्चा है उसमें उनके जो डिफेक्टिव जीन है, दोनों के डिफेक्टिव जीन आ गए हैं और अब बच्चा क्या बन गया है, केस बन गया है, बच्चे में अच्छे खासे सिम्टम है डिजीज़ के. तो ये होती है विल्सन्स डिजीज़. विल्सन्स डिजीज़ में जो है ऑर्गन्स में लिवर, ब्रेन या जो भी वाइटल ऑर्गन है उनमें एबनॉर्मल कॉपर की एक्यूमुलेशन होने लग जाती है. सो ए विल्सन्स डिजीज़ इज द करेक्ट आंसर. जोग्रेन्स डिजीज क्या होती है, जहाँ पे ड्राइनेस हो जाती है लिप्स की, आईज की, माउथ की, उसको बोलते हैं जोग्रेन्स डिजीज, ये वाली. ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है एबनॉर्मल कॉपर एक्यूमुलेशन, तो वो होता है विल्सन्स डिजीज में. और ये कैसे डिजीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव. ऑटोसोमल रिसेसिव का क्या मतलब होता है कि जो दोनों पेरेंट्स हैं, मदर और फादर, वो कैरियर हैं डिजीज के, उनमें खुद डिजीज नहीं है, मतलब उनका एक जीन डिफेक्टिव है और एक जीन ठीक ठाक है. और जो ठीक ठाक जीन है वो क्या हो रखा है, वो उसने ओवर पावर कर रखा है, इसलिए उनके अंदर सिम्टम नहीं आए. लेकिन अब जो बच्चा हुआ है उसमें दोनों पेरेंट के वो जो डिफेक्टिव वाले जीन है वो चले गए हैं और उसमें वो जो है अच्छे खासे सिम्टम्स आ गए हैं बीमारी के, तो उसको बोलते हैं विल्सन्स डिजीज. एक 60 साल का मेल पेशेंट है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुई है, डिस्चार्ज हुआ है हॉस्पिटल से 1 मंथ बिफोर. ही कॉल द नर्स रिपोर्टिंग एक्यूट कॉन्स्टेंट पेन हो रहा है लेफ्ट ग्रोइन में, हिप एरिया में, और फील कर रहा है कि लेफ्ट लेग इज शॉर्टर देन द राइट. अ नर्स एडवाइज द पेशेंट टू कम टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली सस्पेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन. ये सारे जो कॉम्प्लिकेशन बता रहा है इसमें कि लेफ्ट कॉन्स्टेंट पेन है लेफ्ट ग्रोइन में, हिप एरिया में, और फील कर रहा है कि लेफ्ट लेग जो है वो छोटी है राइट से. ये सारे सिम्टम्स होते हैं डिसलोकेशन ऑफ प्रोस्थेसिस. जो हिप डिसलोकेशन हो गई है, जो प्रोस्थेसिस डाले थे वो डिसलोकेट हो गए हैं, तो उसको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा. सो सी इज द करेक्ट आंसर. नर्स इज केयरिंग फॉर अ चाइल्ड विद हाइड्रोनेफ्रोसिस. विच असेसमेंट शुड अ नर्स परफॉर्म टू ऑब्टेन द मोस्ट एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लूइड बैलेंस. मोस्ट एक्यूरेट डिटर्मिनेशन है फ्लूइड बैलेंस की, तो उसमें क्या रहेगा, वेट चार्टिंग रहेगी और बच्चे का वेट जो है वो प्रॉपरली चार्ट करना है. उसके अलावा इनटेक आउटपुट चार्टिंग भी रहेगी, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट इज द वेट चार्टिंग. और हाइड्रोनेफ्रोसिस होता क्या है कि किडनी में क्या है, सूजन हो जाती है, क्योंकि कोई आउटसाइड द किडनी क्या रही होगी, कोई ऑब्स्ट्रक्शन रही होगी, जिसकी वजह से जो सारा यूरिन है वो बैकफ्लो हो रहा है टू द किडनी, जिसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस कोज हो रहा है. तो यहाँ पे जो मोस्ट एक्यूरेट डिटर्मिनेशन बोलेंगे तो वो वेइंग द क्लाइंट रहेगा. बी इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकली टू डैमेज ड्यूरिंग डायरेक्ट लैरेंजोस्कोपी. डायरेक्ट लैरेंजोस्कोपी में आरेटिनॉइड कार्टिलेज जो कि हमारे लैरिंक्स के ऊपर होते हैं, पेयर ऑफ कार्टिलेज, उनको डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं. सो सी आरेटिनॉइड कार्टिलेज इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, a patient is suffering from hematemesis. Which of the following is the best right option? अगर hematemesis है तो पेशेंट को क्या रखना है, एनपीओ रखना है फर्दर जो है वो इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए, प्लस पेशेंट को हीमेटोमेसिस है तो एंडोस्कोपिक करके देखनी पड़ेगी, या फिर हो सकता है कि सर्जिकल प्रोसीजर भी कोई होना हो तो उसकी वजह से पेशेंट को प्रिपेयर करना है. निल पर ओरल पेशेंट को रखना है, एनपीओ रखना है. डी इज द करेक्ट आंसर.
Which of the following antihypertensive drug is contraindicated in gestational hypertension? इनमें से जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में कौन सा ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है? बी एनलप्रिल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। जो ACE इनहिबिटर है ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं क्योंकि ये जो बच्चे के अराउंड फ्लूइड है उसको डिमिनिश कर देते हैं, जिसकी वजह से जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका लेवल कम हो जाता है। तो ये ACE इनहिबिटर्स जो है वो नहीं देते हैं प्रेगनेंसी में। सो बी एनलप्रिल इज द करेक्ट आंसर। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फ्लोराइड डेफिशिएंसी इंक्लूड। फ्लोराइड डेफिशिएंसी क्या करती है? बोन्स की वीकनिंग करती है और जो बोन की स्ट्रेंथ है उसको रिड्यूस करती है। सो ए वीक बोन इज द करेक्ट आंसर। साइन एंड सिम्टम है ये वीकनेस ऑफ द बोन, फ्लोराइड की डेफिशिएंसी। और फ्लोराइड की एक्सेस क्या करती है? फ्लोरोसिस करती है, येलो ब्राउन टीथ जो है वो कॉज करती है। देन कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाई फ्लो ऑक्सीजन इन प्रीटर्म नियोनेट इंक्लूड। प्रीटर्म नियोनेट में हाई फ्लो ऑक्सीजन से रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया हो सकता है कि जो पेशेंट का रेटिना है, बच्चे का रेटिना है, उसके पीछे जो है एक फाइब्रस लेयर फॉर्म हो सकती है जिसको रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया बोलते हैं। और ये हाई फ्लो ऑक्सीजन की बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है प्रीटर्म नियोनेट्स में। सो डी इज द करेक्ट आंसर। When the patient is undergoing surgery under general anesthesia, which of the following parameter is the first priority? जनरल एनेस्थीसिया दिया गया है, रिफ्लेक्सेस, यूरिन आउटपुट, APG वैल्यू, वाइटल साइंस इंक्लूडिंग SpO2 विद पल्स ऑक्सीमीटर। तो जनरल एनेस्थीसिया है, अंडरगोइंग सर्जरी है, तो पेशेंट के वाइटल साइंस और SpO2 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऑनगोइंग सर्जरी में मॉनिटर करना। डी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following medicine is administered to patient pre-operatively to prevent infection? इन्फेक्शन के लिए क्या देते हैं? एंटीबायोटिक के डोज देते हैं। सो बी इज द करेक्ट आंसर, एंटीबायोटिक। Which of the following chemotherapeutic agent is known as monoclonal antibody? इसमें से monoclonal antibody जो है रिटोक्सीमैब होता है। ये एक एंटीबॉडी होता है अगेंस्ट C20 प्रोटीन which is found on the surface of beta cells, B cells। तो जो ये कीमोथेरेपेटिक एजेंट है ये एक C20 जो प्रोटीन होता है जो सरफेस ऑफ B सेल्स के ऊपर पाया जाता है उसके अगेंस्ट एज ए एंटीबॉडी का काम करता है और ये ड्रग है रिटुक्सीमैब C। Then nurse has just received post operative hip replacement client from recovery unit. Which of the following position is appropriate for the client? On the non-operative side or supine with legs abducted with the help of pillow, on the non-operative side with legs adducted, side lying position with affected leg externally rotated and side lying position with affected leg internally rotated। यहाँ पे बहुत ही बार ये क्वेश्चन आता है तो इसमें जो पेशेंट को पोजीशन दी जाती है नॉन ऑपरेटिव साइड पे उसको लिटा दिया जाता है और एब्डक्शन पिल्लो जो है वो यूज होता है जो, या फिर पेशेंट्स को सुपाइन लिटा के एब्डक्शन पिल्लो यूज होता है ताकि जो मूवमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सके। सो ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो ओपेक सब्सटेंस इज यूज्ड इन कॉपर्टी डिवाइस? कॉपर्टी डिवाइस में जो रेडियो ओपेक सब्सटेंस होता है वो है बेरियम सल्फेट्स। बी इज द करेक्ट आंसर। Next, all of the following side effects are expected in patient with oral cancer who is receiving radiation therapy except। इनमें से क्या पेशेंट को नहीं होता है? फ्लोरोसिस पेशेंट को नहीं होता है। उसके अलावा म्यूकोसाइटिस, जीरोस्टमिया जो है ड्राइनेस हो जाती है और ट्राइसमस जो है वो भी प्रेजेंट होता है। ट्राइसमस बोलते हैं लॉक जो कभी कभी जो है वो ओरल कैंसर वाले पेशेंट में प्रेजेंट हो सकता है रेडिएशन थेरेपी के साइड इफेक्ट से, लेकिन ओरल फ्लोरोसिस इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट लाइकली टू कॉज ओरल एपस्थस अल्सर्स? यहाँ पे जो NSAID डिक्लोफिनेक है ये इसको कॉज करता है क्योंकि ये क्या करता है जो म्यूकोसल लाइनिंग है उसको इम्पेयर करता है जिसकी वजह से ये एपस्थस अल्सर्स हो सकते हैं। इनको कैंकर सोर्स भी बोलते हैं, नॉट कैंसर, कैंकर सोर्स भी बोलते हैं और डिक्लोफिनेक जो है इसको कॉज कर सकता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी इन पेशेंट हु हैज़ रिटर्न? नेफ्रेक्टमी हुई है, ठीक है, नेफ्रेक्टमी हुई है तो क्या करना है, यूरिन को क्लोजली मॉनिटर करना है क्योंकि किडनी वाला केस है। सो डी, अर्ली यूरिन आउटपुट इज द करेक्ट आंसर। Which of the following neurological side effect is anticipated in a patient who is on NSAID? NSAID क्या होता है? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। इन ड्रग्स को लेने से जो स्टडी हुई हैं बहुत सारी, जिनमें देखने को आया है कि जो पेशेंट होता है, जो एल्डरली पेशेंट स्पेशली, उनमें कॉग्निटिव डिस्फंक्शन जो है ये ड्रग्स कॉज कर सकते हैं। सो ए इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर एक्सेप्ट। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में इनमें से क्या नहीं होगा? डिस्टेंडेड जुगुलर वेन नहीं होंगी। ये देखिए, जैसे ये हार्ट है, डिस्टेंडेड जुगुलर वेन राइट साइडेड में प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि जब राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो ये प्रेशर वापस जाएगा और जो जुगुलर वेन है वो इसके पास है जो कि इधर ड्रेन कर रही है, ठीक है, जुगुलर वेन जो कि राइट एट्रियम में ड्रेन कर रही है। तो जब ये वाला फेल हो जाएगा तो यहाँ से प्रेशर पीछे होने के कारण जुगुलर वेन उस केस में जो है वो डिस्टेंड होगी, ना कि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में। सो डी इज द करेक्ट आंसर। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया इज डिफाइंड एज निमोनिया दैट अकर्स डैश आवर्स और आफ्टर ईट इंट्यूबेशन। ये 48 घंटे। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होते हैं जो पेशेंट अपने घर से नहीं लाता है, हॉस्पिटल उनको देता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी इनको बोलते हैं। और इनमें जनरली 48 आवर्स ऑफ द एडमिशन के आफ्टर जो इन्फेक्शन होते हैं उनको ये नोजोकोमियल इन्फेक्शन नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे भी वेप जो है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, 48 आवर्स इज द करेक्ट आंसर। पोजीशन यूज्ड व्हाइल इंसर्टिंग एनजी ट्यूब। हाई फावलस पोजीशन जो है वो इंसर्ट की जाती है, जो है ली जाती है वाइल इंसर्टिंग हाई एनजी ट्यूब। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या है कि जो हार्ट की तरफ ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस हो गया है किसी भी कारण से, जिसकी वजह से चेस्ट पेन जैसी कंप्लेंट जो है पेशेंट करता है। तो उस केस में क्या देते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह देते हैं ताकि कोरोनरी आर्टरी डायलेट हो जाए और ब्लड फ्लो जो है वो हार्ट की तरफ इंक्रीज हो जाए। अब इनमें से क्या फीचर नहीं है? जर्नलाइज्ड बॉडी पेन, जो एक पेन प्रेसिपिटेटेड बाय एक्सरसाइज और चेस्ट टाइटनेस। यहाँ पे जर्नलाइज्ड बॉडी पेन जो है एंजाइना में प्रेजेंट नहीं होता है। उसके अलावा एमआई वाले सारे सिम्टम्स उसमें देखने को मिलेंगे, जबड़े में दर्द, एक्सरसाइज से पेन, चेस्ट टाइटनेस, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगे, सिर्फ जर्नलाइज्ड बॉडी पेन नहीं होगा। A patient is brought to post-operative ward after an emergency gastric surgery. पेशेंट को एनजी ट्यूब है गैस्ट्रिक डिप्रेशन के लिए, तो द ड्रेनेज फ्रॉम एनजी ट्यूब इज नॉर्मल इफ। ड्रेनेज को नॉर्मल क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे? जब ये ब्राउन लिक्विड है कलर में तो उसको हम जो है नॉर्मल बोलते हैं, और लगभग जो है 200 ml के करीब इसकी नॉर्मल आउटपुट होता है और ये ब्राउन लिक्विड इन कलर होती है तो उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। और जो पीएच होता है उसका, ये एसिडिक पीएच इसका रहता है। तो ये 3-4 फीचर्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक वाले केस में। ब्राउन लिक्विड कलर, 200 ml के करीब आउटपुट और एसिडिक पीएच। और जो ट्यूब यूज़ करते हैं मेनली इसमें लेविन एंड सम्प जो है वो ट्यूब यूज़ करते हैं वाइल गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन। ऑल ऑफ द टाइप ऑफ रुब्रा एक्सेप्ट। रुब्रा लोकिया के कौन से टाइप हैं? रुब्रा भी है, एल्बा भी है, सिरोसा भी है। रुब्रा कौन सा होता है? रेड कलर का लोकिया जो पहले 1 से 4 दिन तक प्रेजेंट होता है। एल्बा होता है उसके बाद जो वाइटिश, स्लाइटली नॉट वाइटिश, येलोइश कलर का और ब्राउनिश कलर का जिसमें रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं। और जो सिरोसा है वो कम्प्लीटली वाइट कलर का जो बाद में सबसे लास्ट में होता है। GDM इज नॉट अ टाइप ऑफ लोकिया, सो डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सी वैक्सीन है जिससे ब्लिस्टर फॉर्म होता है जो अपने आप हील करके परमानेंट स्कार छोड़ता है? BCG है। कहाँ देते हैं? लेफ्ट आर्म में देते हैं। कब देते हैं? एट बर्थ देते हैं। मैक्सिमम एज कब है? मैक्सिमम जो है अप टू 1 ईयर की एज तक ये दी जा सकती है। बर्थ पे इसकी डोसेज रहती है 0.05 ml और उसके बाद कभी भी देंगे तो 0.1 ml इसकी डोसेज रहेगी। किस डिजीज से प्रिवेंट करती है?
ये करती है ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट, ठीक है। तो ये था सारा बीसीजी के बारे में। अ नर्स हैज जस्ट परफॉर्म्ड एनजी ट्यूब डाला है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड इनमें से कौन सा है? मोस्ट एक्यूरेट की बात है तो एक्सरे जो है मोस्ट एक्यूरेट मेथड है एनजी ट्यूब की लोकेशन को चेक करने के लिए। पेशेंट को रिकवरी रूम में लाया गया है थायराइडेक्टमी के बाद, कौन सी अप्रोप्रिएट मेथड है? थायराइडेक्टमी सर्जरी हुई है तो क्या क्या देखेंगे? ऑपरेटिव साइट पे और बैक ऑफ द नेक एंड शोल्डर पे भी जो है लीकेज प्रेजेंट हो सकती है, वो ब्लड जो है उधर की तरफ भी लीक कर सकता है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। ऑब्जर्व एट ऑपरेटिव साइट एंड बैक ऑफ द नेक एंड द शोल्डर। फॉलोइंग डिलीवरी नर्स सस्पेक्ट एटॉनिक पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज, एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस की वजह से कि यूट्राइन जो है उसकी टोन चली गई है, कौन सा प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा? प्रायोरिटी इंटरवेंशन इसमें रहता है मसाजिंग द यूट्रस, उसके बाद दूसरे ड्रग्स जो है एर्गोमेट्रिन वगैरह वो दिए जाते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या करना है? मसाज करना है यूट्रस को। ए इज द करेक्ट आंसर। Which of the following drug is contraindicated in patient with congestive heart failure? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में डिल्टेजिम नहीं देते हैं क्योंकि डिल्टेजिम का क्या होता है? नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट होता है। नेगेटिव आइनोट्रोपिक का मतलब है कि जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन की पावर है वो उसको क्या कर रहा है? रिड्यूस कर देगा। तो जब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है एक तो, और ऊपर से उसकी कॉन्ट्रैक्शन पावर भी रिड्यूस कर देगा तो वो और उसको कॉम्प्लिकेट कर सकता है, इसीलिए डिल्टेजिम जो है वो नहीं दिया जाता। ए इज द करेक्ट आंसर। एन अनकॉन्शियस पेशेंट इज ब्रॉट टू इमरजेंसी रूम, आरटीए है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या रहेगी? सबसे पहले उसकी कॉन्शियसनेस चेक करनी है कि पेशेंट जो है शॉक में है, किस लेवल पे पेशेंट आया है, तो सबसे पहले रहेगा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करना। विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इज सीन इन पेनक्रियाटाइटिस? पेनक्रियाटाइटिस में इनमें से कौन सा साइन जो है वो प्रेजेंट होता है? सो सी क्विलेंस साइन इज द करेक्ट आंसर। क्विलेंस साइन में क्या होता है? पेरी अम्बिलिकल इकाइमोसिस, जो अम्बिलिकस रीजन के अराउंड जो है वो ब्लूइशनेस हो जाती है, जिसको क्विलेंस साइन बोलते हैं, तो वो किस में प्रेजेंट होता है? पेनक्रियाटाइटिस में। सो सी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following method is most effective in prevention of teeth discoloration after administration of iron syrup? आयरन सिरप से जनरली टीथ डिस्कलरेशन हो जाती है, तो बच्चों को क्या बोलना है कि स्ट्रॉ से उस दवाई को पिलाया जाए। सो सी गिविंग सिरप विथ स्ट्रॉ इज द करेक्ट आंसर। All of the following are the sign of respiratory acidosis except headache, blood vision, confusion, high alertness. रेस्पिरेटरी एसिडोसिस से हेडेक भी होता है, ब्लड विजन भी होता है, कंफ्यूजन वाली स्टेट भी होती है, सिर्फ अलर्ट पेशेंट नहीं होता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए एक एबीजी रिपोर्ट है, सिंपल सा तरीका आपको बताती हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड वाली बात होती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ऊपर नीचे होता है, ये मोटा मोटा याद करने के लिए है, तो आप जब रेस्पिरेटरी वाला सोचेंगे दिमाग में, अगर बाइकार्बोनेट का लेवल जो है वो ऊपर नीचे की तरफ होता है तो आप दिमाग में मेटाबॉलिक वाला सोचेंगे। ये जो है सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक है कि जिससे आप थोड़ा सा क्वेश्चन को जज कर पाएंगे। ये हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये 90% ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखिए कि किस चीज का, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होता है तो वो एसिडिक है, और मेटाबॉलिक का लेवल ज्यादा होता है तो वो एल्कलाइन है। अब देखिए यहाँ पे पीएच इतना है, कार्बन डाइऑक्साइड 32 है, कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मल लेवल कितना होता है? 35 से 45। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लो है, तो ये क्या हो गया? दिमाग में ऐसे सोचिए कि कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो ये क्या है? एल्कलाइन है, ठीक है। ये सिर्फ एक आपको तुक्का कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, सिर्फ आपको जज करने के लिए कि ये एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है, इससे क्वेश्चन जो है आपका गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम हो गई है, तो ये क्या सी कंडीशन है? एल्कलाइन। और अभी कार्बन डाइऑक्साइड की बात है तो कौन सा वाली है? रेस्पिरेटरी। सो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस इज द करेक्ट आंसर, बी। नेक्स्ट, ग्यूरिन साइन इज मोस्ट कॉमनली सीन इन। ग्यूरिन साइन जो है वो मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा में देखने को मिलता है, जहां पे ब्रूजिंग हो जाती है,
पैलेट की इन रीजन ऑफ ग्रेटर पैलेटल आर्टरी, जहाँ पे पैलेटल आर्टरी है वहाँ पे जो है ब्रूजिंग प्रेजेंट होती है, जिसको ग्यूरिन साइन बोलते हैं, और ये मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई, इकोलाई इज द मोस्ट कॉमन कॉज। क्यों है? क्योंकि नॉर्मल फ्लोरा में प्रेजेंट होता है और इसके साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करने से ये क्या कॉज कर सकता है? यूटीआई कॉज कर सकता है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। According to WHO, surgical site infections are infectious that occur at surgical site within, अगर ये 30 डेज के अंदर होता है तब इसको सर्जिकल साइट इन्फेक्शन का नाम दिया जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी, एब्डोमिनल सर्जरी के बाद इनमें से सारी चीज़ें प्रेजेंट हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है मोस्ट कॉमन, तो मोस्ट कॉमन होता है एटिलेक्टेसिस, कोलैप्सिंग ऑफ द एल्वियोलाई। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस बिफोर डेंटल प्रोसीजर इज मेनली गिवन फॉर प्रिवेंशन ऑफ, ये जो है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है डेंटल प्रोसीजर से जो है, इसीलिए वहाँ पे एंटीबायोटिक दी जाती है ताकि रिस्क ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रिड्यूस किया जा सके। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नर्स मॉनिटर 35-year-old मेल पेशेंट हु रिसीव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, असेस किया तो पाया रेस्पिरेटरी रेट 24 है जो कि ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर कम है, तो प्रायोरिटी क्या रहेगी? इसका मतलब पेशेंट को कोई जो है रिएक्शन हो रही है तो सबसे पहले प्रायोरिटी क्या रहेगी? इमीडिएटली स्टॉप करना है ट्रांसफ्यूजन को और उसके बाद जो है डॉक्टर ऑन ड्यूटी को इन्फॉर्म करना है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। पेशेंट को एपिस्टेक्सिस एंड नेजल ब्लीड है, ठीक है, तो नेजल ब्लीड के केस में क्या करते हैं? जनरली हमने देखा होगा कि नेजल ब्लीड है तो ऐसे करके पीछे की तरफ गर्दन कर लेते हैं कि ब्लड जो है बाहर की तरफ ना निकले, वो बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि उससे क्या हो सकता है? एस्पिरेशन हो सकता है। सही प्रैक्टिस क्या है कि थंब जो है और जो इंडेक्स फिंगर है उससे प्रेशर देना है और आगे की तरफ जो है वो लीन करना है। सो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा? ये पिंच द नोज और लीन करना है आगे की तरफ ताकि एस्पिरेशन ना हो। सो सी इज द करेक्ट आंसर। पेशेंट की केयर कर रहे हैं जिनको इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन है। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन क्या होता है? पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज होती है जहाँ पे ब्लड फ्लो कम होने के कारण जो है बहुत सीवियर पेन जो है पेशेंट को फील होता है जो वॉक करता है, कोई भी एक्सरसाइज करता है। तो यहाँ पे क्या बोलना है कि उतना ही करना है, उतना ही चलना है जितना कि टॉलरेट हो सके। सो डी इज द करेक्ट आंसर। पुल ना करे पेशेंट कैथेटर, तो उस कंडीशन में कहाँ पे इसको टेप करते हैं? अपर थाई में करते हैं, और मेल्स में ये लोअर एब्डोमेन ये अपर थाई में करते हैं और फीमेल्स में ये अपर थाई में ही करते हैं। सो ए इज द करेक्ट आंसर। पाल्मर अरिथमा है और शी अंडरस्टैंड दिस इज प्रेजेंट इन हिपैटिक फेलियर या फिर इसको पाल्मर लीवर फेलियर। इस कंडीशन में पाल्मर अरिथमा जो है पाम्स में रेडनेस प्रेजेंट हो सकती है। इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हिपैटिक फेलियर। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ट्रैकेओस्टमी सक्शनिंग है, कितनी देर से ज़्यादा नहीं करते। ट्रैकेओस्टमी सक्शनिंग जनरली 10 से 15 सेकेंड ही करते हैं। इससे ज़्यादा करने से क्या हो जाता है? पेशेंट को हाइपोक्सिया हो जाता है, तो इसीलिए इस ड्यूरेशन से ज़्यादा सक्शनिंग नहीं करनी है। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑक्सीजन थेरेपी दे रही है नर्स, ह्यूमिडिफाई करते हैं, देखा होगा ह्यूमिडिफायर लगा होता है उसके थ्रू जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एक ड्राई गैस है और जो म्यूकस है उसको थिक कर सकती है, इसीलिए उसको ह्यूमिडिफाई करके देना जरूरी है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। सो दीज वर द क्वेश्चंस ऑफ टुडेज सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके मुझे बताइए, और अगर आपको कोई भी और हेल्प चाहिए या कोई भी सजेशन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू।